हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जावा के फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम की। तो इसलिए प्रोग्राम काफ़ी आसान है। इसमें मैंने केवल कंप्यूटर एक मैसेज लिखा है, उसे हमें टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो इस प्रोग्राम को वन बाय वन वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए जावा की क्लास क्रिएट करनी होती है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद हम जिस भी नाम से क्लास क्रिएट करना चाहते हैं उस क्लास का नाम लिखा जाता है। जैसे मुझे ए नाम से अगर क्लास बनानी है तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ ए। अब क्लास का स्कोप लिखा जाता है। तो स्कोप मीन्स क्या होता है, यानी कि क्लास का वो मैक्सिमम एरिया जहां तक क्लास यूजेबल होता है। तो स्कोप को असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। तो अब जावा का जितना भी प्रोग्राम होगा वो इसी कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है। अब ये कर्ली ब्रेसेस के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं बॉडी, यानी कि जावा की बॉडी में ही जावा के सारे वेरिएबल्स और जावा के मेथड्स को डिक्लेयर किया जाता है या यूज किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड यूज करा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कीवर्ड। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होगा, एक आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस नाम से पहचाना जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ऐसे इस क्लास को किस नाम से पहचाना जा रहा है, टेक्नोलॉजी नाम से। तो टेक्नोलॉजी क्या हो गया, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो आपको आइडेंटिफायर नाम का वीडियो है उसके अंदर आपको सारे वो रूल रेगुलेशन मिल जाएंगे। तो फिलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं जावा के स्कोप को। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस तक ये जावा प्रोग्राम का स्कोप होता है। इसके अंदर हमने जो मेथड यूज किया है वो है मेन मेथड। तो ये प्रीडिफाइंड मेथड होता है, कंपलसरी होता है किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड का होना। तो फिलहाल हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो हम लोग BlueJ IDE पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो है BlueJ। तो BlueJ पे अगर हम लोग मेन मेथड ना भी बनाएं तो चल जाता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है मेन मेथड BlueJ के अंदर। लेकिन जो रिमेनिंग IDE हैं, जैसे अगर मैं नोटपैड की बात करता हूं, तो नोटपैड में हम लोग किसी जावा के सोर्स कोड को लिखते हैं और रन करते हैं डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मेन मेथड का होना नोटपैड में कंपलसरी होता है। बिना मेन मेथड के हम लोग नोटपैड पे जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये प्रीडिफाइंड है, पहले से ही अवेलेबल होता है। अब हम इसके वन बाय वन वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन आता है पब्लिक। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर मींस क्या होता है, जिनके थ्रू हम किसी मेंबर को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि राइट देते हैं कि आपको कौन यूज कर पाएगा और आपको कौन यूज नहीं कर पाएगा। जावा में चार तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। नंबर वन होता है पब्लिक, नंबर टू होता है प्रोटेक्टेड, नंबर थ्री होता है प्राइवेट, नंबर फोर्थ एंड लास्ट होता है डिफॉल्ट। तो अगर कोई भी मेंबर हम पब्लिक डिक्लेयर कर लेंगे तो पूरे प्रोग्राम में कोई भी आउटसाइडर उसे डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो फिलहाल हमारे मेन मेथड को कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो फिलहाल क्लास के बाहर का है। तो इसलिए अगर हम इसे पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तभी JVM वहां से इसको एक्सेस कर पाएगा। अगर हम इसे प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो इस मेथड मेन को JVM हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो फिलहाल इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक मेंशन करते हैं। बाकी जितने भी हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट, इसके बारे में आने वाले वीडियोज में मैं ज्यादा बात करूंगा। आज की डेट में केवल आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी मेथड या मेंबर पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है तो पूरे प्रोग्राम में वो यूज हो सकता है, या उसे आउटसाइडर क्लास मेंबर्स भी एक्सेस या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, देखिए जावा में दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक मेंबर और एक होते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर, यानी कि जिनसे पहले स्टैटिक नहीं लगता है उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स।
अब स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि एक स्टैटिक मेथड या मेंबर किसी दूसरे स्टैटिक मेथड या मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कॉल कर सकता है। अब हमारा जो JVM है, जावा रन टाइम जो है, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो मेन मेथड को वहां से डायरेक्ट कॉल करना चाहता है। तो मेन मेथड डायरेक्ट कॉल कब होगा? जब ये स्टैटिक डिक्लेयर होगा तभी तो कॉल होगा। अगर ये नॉन स्टैटिक डिक्लेयर होगा, यानी कि अगर मैं नहीं यूज करूंगा यहाँ पे स्टैटिक को, तो ये नॉन स्टैटिक बन जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए फिर किसकी जरूरत होगी? हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और जो ऑब्जेक्ट हमारे JVM के अंदर नहीं होता है, तो इसलिए JVM इसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा स्टैटिक का होना कंपलसरी है। तो इसलिए पब्लिक भी जरूरी है और स्टैटिक भी क्या होता है, मेन का डिक्लेयर होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं वॉइड। वॉइड क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। तो रिटर्न टाइप क्या होता है? अगर कोई भी मेथड किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसे रिटर्न टाइप कहते हैं। और वैल्यू कब रिटर्न करेगा? प्रोसेसिंग के अंत में वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अब हमने यहाँ रिटर्न टाइप पे क्या लिखा है? वॉइड। तो वॉइड का मतलब क्या होगा? हमारा मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ वॉइड की जगह पे इंट लिख दूं, तो यानी कि मेन फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता? इंटीजर टाइप की। अगर मैं यहाँ पे कैर लिख लूं, तो हमारा मेन फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता? कैरेक्टर टाइप का। अगर मैं यहाँ पे डबल लिख दूं, तो हमारा मेन फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता? डबल टाइप का। लेकिन मैं चाहता हूं कि वैल्यू रिटर्न ना करे, तो हम क्या लिख लेंगे? वॉइड लिख लेंगे। तो अब मेन से पहले अगर वॉइड लगा, तो इसका मतलब मेन मेथड हमारा कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न करना या ना करना क्या होता है? तो फिलहाल आज की डेट में आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जब हम लोग फंक्शन लेसन या मेथड लेसन समझेंगे या करेंगे, तो तब ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो आज की डेट में आप केवल इतना समझ लीजिए कि मेन से पहले अगर वॉइड लगा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अब मेन जो होगा ये नाम फिक्स है, तो इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद मेन के ब्रैकेट में हमने ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा है। तो स्ट्रिंग क्या हो गया? हमारा क्लास हो गया। ARGS क्या हो गया? एक आर्गुमेंट का नाम हो गया, जिसके आगे मैंने सबस्क्रिप्ट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है। तो इसका मतलब कैसी वैल्यू को ऑब्टेन करेगा? ये एरे टाइप की वैल्यू को ऑब्टेन करता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे वैल्यू। तो एरे क्या होता है? देखिए, ये भी हम लोग आगे एरे एक लेसन आता है, उसमें हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे कह सकते हो। तो फिलहाल ARGS के बाद हम लोग जो सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, वो चाहे यहाँ यूज करें, चाहे इससे पहले भी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल हो गया, हम ऐसे यूज करें ARGS। अब इस तरीके से भी अगर हम यूज करेंगे तो ये वैलिड होता है। अब यहाँ पे ARGS क्या है? ये ऑप्शनल है। अगर हम चाहे यहाँ ARGS नाम लिख दें, हम चाहे इसका नाम ARGS की जगह मैक्स कर दें, हम चाहे इसका नाम P लिख दें, या हम इसका नाम R लिख दें, तो ये जो ARGS नेम होता है ये ऑप्शनल होता है। अब मेन मेथड का स्कोप क्या होगा? मेन मेथड इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर यहां तक यूज होता है, तो इसका स्कोप होगा इतना। अब किसी भी मेन मेथड के अंदर हमने लिखा है system.out.print। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें लिखना होता है system.out.print, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास किया जाता है। जो भी आर्गुमेंट हम ये डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे, ये जैसा होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे ठीक एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट हो जाता है। तो फिलहाल अभी अगर मैंने कंप्यूटर लिखा है, तो हमारी टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है कंप्यूटर। अगर मैं इसकी जगह पे लिख लेता कंप्यूटर साइंस, तो हमारी टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट होता कंप्यूटर साइंस। अब ये जो system.out.print स्टेटमेंट होता है, ये किसी भी मैसेज को टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट करता है। इस स्टेटमेंट को 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। पहला हमारा है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होता है। प्री डिफाइंड क्लास होता है जो java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है, यानी कि java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल होगा सिस्टम क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा आउट। आउट क्या होता है? एक स्टैटिक वेरिएबल होता है जो अवेलेबल होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। और ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास कहां पे होता है? java.lang
IO पैकेज के अंदर, java.io पैकेज के अंदर प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास होता है, उसके अंदर हमारा आउट स्टैटिक वेरिएबल अवेलेबल होता है। तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर हमारा एक इन नाम से भी वेरिएबल होता है जो वैल्यू को इनपुट करने के काम आता है। तो सिस्टम डॉट आउट का मतलब क्या है कि अगर हम टर्मिनल स्क्रीन पे कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं देन हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। अगर हमें कोई वैल्यू को इनपुट करने हैं तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट क्या होता है, एक मेथड होता है, मेथड मींस फंक्शन होता है, और ये कहां पे होता है, ये होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास कहां पे अवेलेबल होती है, java.io पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर जनरली 3 मेथड होते हैं। पहला होता है प्रिंट मेथड, सेकंड होता है हमारा प्रिंट ln मेथड, और थर्ड होता है प्रिंट f मेथड। तो 3 मेथड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। फर्स्ट आता है प्रिंट, सेकंड आता है प्रिंट ln, थर्ड हमारा होता है प्रिंट f। तो हमको इनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि देखिए तीनों का क्या फर्क आता है। तो फिलहाल यहाँ हमने पहले लिखा है प्रिंट। तो प्रिंट का क्या काम होता है, अगर हमने कोई भी मेथड यहाँ पे लिखा, प्रिंट के अंदर अगर मैंने कंप्यूटर लिखा है तो टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। देखिए तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो टर्मिनल स्क्रीन पे आएगा कंप्यूटर। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे कॉपी करा और नेक्स्ट लाइन पे मैंने फिर से पेस्ट करके यहाँ लिख दिया साइंस, तो दोनों बार मैंने प्रिंट लिखा है। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए प्रिंट मेथड क्या काम करेगा, पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, ठीक उसी के साथ आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, साइंस प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आउटपुट आने वाला है कंप्यूटर साइंस, और दोनों सेम लाइन पे हमारा आउटपुट आता है। तो अब अगर मैं प्रिंट ln वर्ड यूज कर लूं, प्रिंट के बाद अगर मैं ln यूज कर लेता हूं, प्रिंट ln मेथड, तो ये क्या काम करता है, देखिए सबसे पहले हमारा कंप्यूटर प्रिंट करेगा, देन ln का मतलब क्या होता है, लाइन चेंज कर देगा, लाइन चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट होगा, साइंस। तो यहां भी आउटपुट आएगा कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर आएगा फर्स्ट लाइन पे और साइंस कहां आएगा, सेकेंड लाइन पे प्रिंट होता है। तो हमने 2 मेथड यूज कर लिए, पहला होगा प्रिंट और दूसरा होगा प्रिंट ln। अब हम बात करते हैं प्रिंट f मेथड क्या काम करता है। देखिए तो जो प्रिंट f मेथड होता है ये हमारा जनरली C लैंग्वेज में यूज होता है। प्रिंट f मेथड C लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट करानी है तो हम लोग प्रिंट f फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जावा में भी हम लोग प्रिंट f फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट f फंक्शन यूज करते टाइम हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लिए %s का यूज किया जाता है, अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी तो %d का यूज करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी तो %c का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए अलग अलग स्टाइल के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो अभी हमारा कंप्यूटर क्या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, तो इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाएगा %s। तो हमने ये यूज करा। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए हमारा टर्मिनल स्क्रीन पे कंप्यूटर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट f मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो थर्ड जो मेथड हो गया हमारा वो ऑप्शनल हो गया। मैं चाहूँ तो प्रिंट मेथड का यूज करूँ, मैं चाहूँ तो प्रिंट ln का यूज करूँ, मैं चाहूँ यहाँ पे प्रिंट f मेथड का भी यूज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मेन मेथड हमारा खत्म हो जाता है और यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या जावा के प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेज हो सकती हैं। जैसे सपोज हमने पहली क्लास टेक्नोलॉजी बना ली, ऐसे एक और मैं क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ए नाम से, जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले नाम का मैसेज लिखा, डिस्प्ले नाम का मेथड यूज करा है और उसके अंदर मैंने साइंस प्रिंट कराया है। ऐसे मैं एक और क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, मैंने लिख दिया बी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो मेथड यूज करा उसको मैंने लिख दिया सो, यानी कि नाम मैंने चेंज कर दिया, सो हो गया, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूं जावा। तो फिलहाल अब मेरे प्रोग्राम में 3 क्लास हो गई हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, हमारे जावा के प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास क्या हो सकती हैं? हाँ ये पॉसिबल है। यानी कि जावा के प्रोग्राम में मेरी अपनी खुद की मर्जी है, मैं जितने भी क्लास चाहूं उतने क्लास डिक्लेयर या यूज कर सकता हूं। तो मैं चाहूं 100 क्लासेज बना लूं, मैं चाहूँ 50 क्लासेज बना लूं, मैं चाहूँ 25, यानी कि अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट एक प्रोग्राम के अंदर मेरी मर्जी मैं कितने भी क्लास यूज कर सकता हूं। तो फिलहाल हमारे जावा में एक से ज्यादा क्लासेज हो सकती हैं।
लेकिन जब एक से ज्यादा क्लासेज होती हैं तो किसी ना किसी क्लास को हमें पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। तो फिलहाल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास बी से पहले पब्लिक कीवर्ड का यूज कर लिया, तो ये हमारा क्लास कैसा डिक्लेयर होगा, पब्लिक डिक्लेयर हो गया। अब जब मैं इस जावा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारी जो क्लास एग्जीक्यूट होगी वो क्लास बी एग्जीक्यूट होगी। भाई 3 क्लास यहाँ पे बने, पहला कौन बना है, टेक्नोलॉजी, सेकंड क्लास कौन बना है, ए, थर्ड क्लास कौन बना है, बी, यानी कि क्लास तो हो गई 3। लेकिन जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उन 3 क्लासेज में कौन सी वाली क्लास एग्जीक्यूट होगी, तो वो क्लास एग्जीक्यूट होती है जिससे पहले पब्लिक लिखा होता है। तो फिलहाल अभी हमने पब्लिक लिखा है क्लास बी से पहले, तो हमारी जो क्लास एग्जीक्यूट होगी प्रोग्राम को रन करने पे वो क्लास बी एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही क्लास बी एग्जीक्यूट होगी तो क्लास बी के अंदर हमने क्या लिखा है, सो मेथड यूज करा और उसके अंदर लिखा है जावा, तो हमारी टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है जावा। तो अभी देखिए जो क्लास बाय डिफॉल्ट हमारा प्रीवियस मैंने रन कराया था उस टाइम टेक्नोलॉजी क्लास को एग्जीक्यूट किया था। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, जैसे ही मैं कंपाइल बटन पे क्लिक करूंगा तो देन आप यहाँ पे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की जगह पे हमारी जो क्लास एग्जीक्यूट होती है उसका नाम आ जाता है। तो फिलहाल मैं कंपाइल करा, जैसे कंपाइल करा देखिए मेरी क्लास कौन सी एग्जीक्यूट हो रही, बी, और यहाँ पे नाम क्या आ गया, बी। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं रन करूंगा तो हमारा क्या प्रिंट होने वाला है, जावा। तो देखिए यहाँ क्लास का नाम बी हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो वॉइड शो हमारा कॉल हो रहा है और क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पब्लिक कीवर्ड को क्लास ए से पहले अगर यूज कर लूंगा तो हमारा पब्लिक मेथड कौन हो जाएगा, पब्लिक कौन हो जाएगी क्लास, वो हो जाएगी ए। तो यानी कि अब प्रोग्राम को रन करने पे एग्जीक्यूट होने वाली क्लास कौन सी होगी, ए होगी। और ए के अंदर कौन सा मेथड है, डिस्प्ले, और लिखा क्या है, साइंस। यानी कि अब देखिए मैं कंपाइल करता हूं, जैसे कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे आ गया ए। अब मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया और साइंस आउटपुट आता है। ऐसे अब अगर मैं पब्लिक को कहां पे लिख लूं, पब्लिक को अगर मैं टेक्नोलॉजी से पहले लिखूंगा तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी कैसा हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। और एग्जीक्यूट कौन सा क्लास होगा, टेक्नोलॉजी क्लास एग्जीक्यूट होता है और टेक्नोलॉजी क्लास के अंदर क्या लिखा है, कंप्यूटर। तो मैं इसे रन करूंगा तो देखिए हमारा कंप्यूटर प्रिंट हो जाता है। अब बात ये आती कि अगर मैंने पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया किसी भी क्लास से पहले, ना तो मैंने टेक्नोलॉजी से पहले पब्लिक यूज करा, ना ए से पहले पब्लिक यूज करा, ना बी से पहले, तो क्या ये प्रोग्राम एरर देगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए हम एक से ज्यादा क्लास तो यूज कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब हर क्लास से पहले किसी ना किसी क्लास से पहले हमें पब्लिक लगाना होता है, लेकिन अगर हम किसी भी क्लास से पहले पब्लिक नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सबसे टॉप पोजीशन पे क्लास हमारी होती है वही क्लास पब्लिक क्लास बन जाती है। तो अभी सबसे टॉप में क्या टेक्नोलॉजी है, इसलिए पब्लिक क्लास कौन सी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो देखिए प्रोग्राम हमने रन करा तो हमारी टेक्नोलॉजी पब्लिक क्लास बन गई है। अब अगर मान लीजिए मैंने सबसे ऊपर एक क्लास को लिख दिया, मैंने इसको कट करा और कट करने के बाद में सबसे टॉप में क्लास ए को यूज कर लिया, तो अब क्लास ए क्या हो जाएगी, हमारी पब्लिक क्लास हो जाएगी। तो अब हम रन करेंगे तो क्लास ए हमारा यूज हो जाता है। तो इसी तरीके से अब फिर से अगर मैं टेक्नोलॉजी को ऊपर कर दूंगा तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, पब्लिक क्लास बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पब्लिक क्लास के अंदर से हम कोई जो नॉन पब्लिक क्लास का मेथड है या मेंबर है क्या उसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारा पब्लिक हो गया टेक्नोलॉजी, अब मैं क्लास ए के मेंबर डिस्प्ले को यूज करना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, हमें पहले इस क्लास का नाम लिखना होगा। तो क्लास का नाम क्या है, ए, फिर इसके मेथड को डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज करना होगा। मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर इसके बाद मैंने ये लिख दिया। तो अब हमारा पब्लिक क्लास कौन है, टेक्नोलॉजी। मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, जैसे रन करूंगा इसके अंदर से पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एलन वर्ड यूज कर लेता हूँ जिससे लाइन चेंज हो जाएगी। तो कंप्यूटर प्रिंट करूंगा, देन ये यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा जो एक क्लास का है। तो डिस्प्ले के पास जाके क्या प्रिंट होगा, साइंस प्रिंट हो जाता है। तो मैं इसे रन करता हूं, देखिए तो कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन पे हमारा प्रिंट होता है साइंस। तो देखिए इस तरीके से हम एक पब्लिक क्लास के अंदर से नॉन पब्लिक क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुझे शो मेथड को कॉल करना है तो शो मेथड किस क्लास के अंदर है, बी क्लास के अंदर। तो क्लास का नाम डॉट
फिर उस मेथड का नाम, तो मेथड का क्या नाम है, शो। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा, ये हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी मैं एलन वर्ड यूज कर लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट लाइन पे कंप्यूटर, सेकंड लाइन पे साइंस, थर्ड लाइन पे क्या आएगा, जावा। मैं इसे रन कर लूंगा, तो देखिए प्रोग्राम हमने रन करा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कंप्यूटर साइंस जावा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जावा प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेज हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।